आपका स्वागत है लीगल एजुकेशन में। मेरा नाम है सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल 20। आपने सुना होगा आर्टिकल 20 के बारे में। तो आप भी कई बार ये भी सुनने में आया होगा कि आर्टिकल 20 में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, सेल्फ इनकम्बिनेशन, डबल जेओपार्डी। अब इसमें कुछ लोगों का हाल होगा कि भाई ये क्या है, कुछ लोगों का होगा क्या बवाल है ये सब। चलिए आगे देखते हैं और पता करते हैं क्या बवाल है ये सब। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। एक एक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है ये वो है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे लॉज बनते हैं तो उनको डिफ़ाइन किया जाता है यहाँ पे, उन प्रिंसिपल्स को। सेक्शन क्या होता है? इज एन एक्ट अ कोड फ्रेम्स ए डेफिनेशन ऑफ रूल्स सच एज एग्जैक्ट ऑफ एन एक्ट बिहेवियर एंड द पनिशमेंट फॉर द उसकी डेफिनेशन होती है, उसमें कैसे एक्ट किया जाएगा और क्या बिहेवियर होगा उस डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया जाएगा। और इन दोनों के बाद कि डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दी, एक्ट बता दिया कि उसमें क्या एक्ट है जो कि ये कंस्टिट्यूट करेगा, और फिर उसकी पनिशमेंट क्या उसकी पनिशमेंट होगी। इसके बाद अब कुछ लोगों को इस किताब को देख के लगेगा कुछ तो याद आ रहा है बट कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ को होगा ओ या मुझे तो सब कुछ आता है, और कुछ उनको होगा पार्टी बॉयज़ जिन्हें हम कहते हैं भाई है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 20 का डेफिनेशन है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो फिर आप यहीं क्यों आते। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमने पेज 1 पे भी देखा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जेओपार्डी, सेल्फ इनकम्बिनेशन। ये 1 बाई 1 इन 3 चीज़ों को ही डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एस पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। ये है भाई मुन्ना भाई जो थे एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। उस कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की डेथ हो जाती है। उस टाइम में पनिशमेंट थी 15 साल की। फिर जब ये अपनी पनिशमेंट काट रहे थे उस टाइम पे इन 2004 अमेंडमेंट होता है इस एक्ट में, जिसके ज़रिए इनको पनिशमेंट मिला था, और पनिशमेंट 15 से बढ़ा के हो जाता है 20। अब जो ये दोनों लोग मरे हैं इनमें से एक का लड़का जाता है, कहता है कोर्ट में कि अमेंडमेंट कर दीजिए इनकी पनिशमेंट में 2005 में। ये किसी भी कोर्ट में जाता है, सॉरी कांट पनिश फॉर द अमेंडेड पनिशमेंट। तो जिस पनिशमेंट को हमने दे दिया है और उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी उस पर्टिकुलर एक्ट की, हम उससे ही करेंगे। इसके बाद है केसेस फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो इसमें 2 बहुत बड़े केसेस हैं। एक है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके हिसाब से जो हमने एस पोस्ट फैक्टो लॉ दिया है ये केवल क्रिमिनल ऑफेंसेस और उनकी पेनल्टी पे हाँ लगता है कि और सब चीज़ों में लग सकता है। हाँ लग सकता है, जैसे टैक्सेशन हो गया। हमारी टैक्सेशन में किसी बंदे ने आज टैक्स दिया, उसको 10,000 रुपये टैक्स देने पड़े, तो गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली उस एक्ट को अमेंड कर दे और बोले जो आपने 10,000 रुपये दिए थे वो 15,000 देने थे, तो आप लाइबल होंगे 15,000, मतलब एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ देने के लिए आप लाइबल होंगे टैक्स में। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के अलावा ये किसी पे भी नहीं लगता। एस पोस्ट फैक्टो लॉ ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब जैसे कि एक केस हुआ था निर्भया केस 2012 में। इस केस में अक्यूज़ जो था, जो 5वां अक्यूज़ था, उसको हैंग नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पे वो एक जुवेनाइल था, और जुवेनाइल को जो है आप हैंग नहीं कर सकते हैं, आप उसको केवल एक छोटी मोटी पनिशमेंट दे सकते हैं उस टाइम के हिसाब से। आज से थोड़ा अमेंड हो चुका है, आप हैंग कर सकते हैं आज के टाइम पे भी, पर उस टाइम पे ये क्रिमिनल ऑफेंस था। और ये एस पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इसको प्रोटेक्ट कर लिया और ये फ्री कर दिया गया, तब ये आज की डेट में फ्री है। अब देखते हैं डबल जेओपार्डी। मान लीजिए कि ये कोई ट्रक ड्राइवर है, किसी डिलीवरी सर्विस का, मान लीजिए DHL का डिलीवरी ड्राइवर है, उसने 2019 में रेकलेस ड्राइविंग करी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसके बाद भाई इनको 6 महीने की पनिशमेंट हो गई, ये इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 2020 में जब ये जेल से बाहर आए तो इनको पता चलता है कि भाई इनको तो काम से ही निकाल दिया। तो उन्होंने DHL को उनसे बात करी, तो ये कहते हैं कि भाई आपको तो हम फायर कर चुके हैं। तो इन्होंने भाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में गए या किसी भी कोर्ट XYZ कोर्ट में गए,
उन्होंने कहा कि भाई मुझे कैसे निकाल दिया, जब मुझे एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है यहाँ पे, तो मुझे DHL जो है सेकंड टाइम कैसे पनिशमेंट दे सकता है? तो डबल जियोपार्डी हो गया, एक ही एक्ट के लिए 2 बार पनिशमेंट, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, या किसी भी एक्साइज कोर्ट ने बोला, सॉरी बाबू, ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोर्ट ऑफ लॉ अगर आपको सेकंड टाइम पनिश करने की कोशिश करती है तो ही अप्लाई होगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं होगा। या कोई ऑफिशियल जिस जगह आप काम करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, कुछ ऐसा सीन है, तो वहाँ भी अप्लाई नहीं करेगा। मान लो आपने मर्डर कर दिया और आपने मर्डर करने के बाद बोलो कि भाई मुझे मर्डर की पनिशमेंट मिल चुकी है, फिर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है, तो मुझे अब तब से लेके अब तक की मुझे सारी सैलरी चाहिए, तो तब आप कोर्ट में जाओगे तब भी आपको मना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें केसेस क्या हैं। वेंकटारमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील्स एक्सक्लूसिवली विद द जुडिशियल पनिशमेंट्स, प्रोवाइड्स नो पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस बाय जुडिशियल अथॉरिटीज़। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया था कि जुडिशियल अथॉरिटीज़ से ही होगा, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ। इसका जो सबसे मेन जजमेंट है वो है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अक्यूज पोजेसिंग सम अमाउंट ऑफ गोल्ड अगेंस्ट लेक्स लोकाई एट द टाइम। कि उस टाइम पे जो भी लॉ ऑफ द लैंड था उसके अगेंस्ट मान लीजिए कि आपने बोला कि कोई बंदा प्लेन से इंडिया में आ रहा है, उसके पास 400 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड नहीं हो सकता, और मान लीजिए किसी का 450 ग्राम है, तो 50 ग्राम ऊपर है ना, तो 50 ग्राम ऊपर होने की वजह से वो लॉ के अगेंस्ट है, तो इस वजह से इनका गोल्ड वॉज कॉन्फिस्केटेड बाय द कस्टम अथॉरिटीज़। फिर लेटर when the person was prosecuted before a criminal court, the court was confronted with the question whether this amounts to double jeopardy। उन्होंने बोला कि भाई मेरा गोल्ड तो कन्फिस्केट कर लिया, आप एक बार एक्शन ले चुके हो, अब कोर्ट क्यों इस पर एक्शन लेना चाह रही है? मतलब क्रिमिनल कोर्ट क्यों इस पर कुछ एक्शन लेगी भाई? जब मेरे पास मेरा एक बार गोल्ड कन्फिस्केट हो चुका है तो क्रिमिनल कोर्ट सेकेंड टाइम क्यों करेगी? बस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इसमें कि दैट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बाय कस्टम अथॉरिटी इन दिस केस डजंट अमाउंट टू ट्रायल बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल। Thus, the proceedings before the criminal court is not barred in this case and the proceedings can go on। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है जो निकल के आई है वो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायल बाय ए जुडिशियल कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कि अगर किसी के ऊपर, जैसे कि पीछे हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो गई है किसी के ऊपर, और जैसे इनको पहले पनिशमेंट मिल चुकी थी उसके बाद इनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो गई, मतलब कुछ भी अगर ऐसे पहले हो चुका है कि मान लीजिए इनको पहले नॉब से निकाल दिया, फिर इनके पास केस हुआ, जेल चले गए, तो ये नहीं कह सकते कि फिर DHL तो मुझे पहले निकाल चुका है, आप क्यों मुझे वापस से पनिशमेंट दे रहे हैं, मैं तो एक बार पनिशमेंट खा चुका हूँ। तो फिर ये बोला जाएगा सॉरी बाबू, ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। चलिए आगे देखते हैं। यह है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये कोई है बहुत बड़े वकील हैं, ये कॉट ऑन सस्पिशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी, तो इनको एनिमल क्रूएल्टी के चक्कर में इनको पकड़ लिया, उठा लिया, इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। पुलिस अनेबल टू प्रोवाइड एविडेंस, इनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिला भाई, ना वीडियो में इनकी शक्ल सही से आ रही है ना कुछ हो रहा है, तो इसके चक्कर में कि इनसे एविडेंस गुलवाया जाए, तो कांट टॉर्चर हिम और कंपेल हिम बाय एनी इंड्यूसमेंट टू इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ। आप इनको टॉर्चर नहीं कर सकते हो और ना कंपेल कर सकते हो, टॉर्चर और कंपेल टू इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि CRPC सेक्शन 161 में तो पुलिस फिटनेस से बातचीत करती है, स्टेटमेंट कलेक्ट करती है, सिग्नेचर कराती है, सब होता है, तो हाँ बिल्कुल बात सही है, पर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उसको फाइनल एविडेंस नहीं माना जाता। उसके बाद भी जो विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। इसकी केवल इतनी वैल्यू होती है कि इसमें जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्शन करने के लिए, कि मान लीजिए किसी ने बोला कि हाँ मैंने किसी को बॉडी डालते हुए देखा था, मर्डर की बॉडी, ये नहर में पुलिस जो गोताखोर लेके जाएगी वहाँ से बॉडी कलेक्ट हो जाती है, तो ये 161 का ये फ़ायदा है।
मान लीजिए किसी विटनेस से बोला था कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा है, फिर वो कोर्ट में आके पलट गया कि नहीं मैंने मर्डर होते हुए नहीं देखा। तो ये जो दोनों उसने जो बातें बोली हैं डिफरेंट हैं एक दूसरे में। तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन है ये कह सकता है, या डिफेंस है ये कह सकता है ये तो भाई अपना स्टैंड चेंज कर रहा है, तो इस पर रिलाई किया जाना चाहिए, नहीं किया जाए। तो ये सब चीज़ें। तो चलिए वापस आते हैं। तो भाई इनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला नहीं, तो हैंस रिलीज्ड ऑन बेल बॉन्ड। फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए कुछ केसेस हैं, जैसे कि सबसे इस पर इम्पॉर्टेंट केस है सैली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें है राइट टू रिमेन साइलेंट, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उससे उगलवाने के लिए क्या आप उसको मतलब ऐसे सेल्फ मतलब इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं कि आप कोमा स्टेट में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आते। चलिए इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि नारायण लाल वर्सेस मानिक। तो इसमें है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्लेम इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि नारायण लाल वर्सेस मानिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया कि इम्यूनिटी फ्रॉम बैंक। हाँ चलिए इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि नारायण लाल वर्सेस मानिक। तो इसमें है कि अगर आपको इम्यूनिटी क्लेम करनी है ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसमें क्या ज़रूरी है? देयर मस्ट एग्जिस्ट ए फॉर्मल एक्यूजिशन अगेंस्ट द पर्सन एंड mere जनरल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन डोंट फॉर्म ग्राउंड फॉर द सेम। कि उनके ऊपर एक फॉर्मल एक्विजिशन होना चाहिए कि आपने पता करते हुए गए कि भाई हाँ इन्होंने बॉडी डाली थी, मैंने इसकी शक्ल मुझे लगता है ये है, तो आप उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए नहीं कर सकते। तो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन could only be put into effect if the person is accused of a criminal offense. This doctrine could not be invoked for cases other than criminal cases. कि मतलब भाई ये क्रिमिनल केसेस में ही लगेगा। मान लीजिए कि आप कोर्ट में गए, आपके भाई से आपका कुछ खटपट हो रखी है, उसने आपका प्लॉट था, आपने उसको प्लॉट थोड़ा ज़्यादा उसको मिल गया, उसने कब्ज़ा कर लिया है। मान लीजिए कि 100 वर्ग का प्लॉट था, 50 आपको मिलना था, 50 उसको मिलना था। वो भाई 70 लेके बैठ गया, आपको केवल 30 मिला। तो भाई अगर वो जाके कह देता कि हाँ 50-50 मिलना था, उसने कभी भी कह दिया हो, ये उसने कोर्ट में जाके एक्सेप्ट कर लिया, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काउंट नहीं होगा। ये दिस नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। राइट टू रिमेन साइलेंट, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, ये अपने में ही एक अलग केस है, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, जब भी होगा इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो सैली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यही था कि ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस जो ऐसी चीज़ें हैं, इनको लेके क्या स्टांस है कोर्ट का। तो इसमें यही बोला गया कि जब तक ज़रूरी ना हो इन चीज़ों को ना किया जाए, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेट करती हैं ये। चलिए आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।